गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही बाहर निकले, एक छोटी कद की महिला ने सीएम को आवाज लगा दी। सीएम योगी जनता दर्शन के दौरान आम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन सभी चौंक गए जब एक महिला ने उनको आवाज देकर रोका और आवाज को लेकर अपनी समस्या बताई। सीएम ने उनकी बातों को सुना और अधिकारियों को फौरन उन्हें आवास उपलब्ध कराने को कहा। देखिए इसका एप्लीकेशन ले लेंगे। देखिए एक अरे मोबाइल फोन का एप्लीकेशन बताएंगे। नहीं हम आपके यहाँ से पूछिए। एप्लीकेशन अपना मोबाइल फोन से भेजिए उनके पास। नहीं तो भेज दिया कप्तान साहब लगे भेजा यहाँ पे भेजा। हम फोन में बात है मुझसे वाला। नहीं देखिए आवास कितना देता है, जितना आवास चेक नहीं कोई करते ऐसा। हम बिरछा तो हमारे समझ में जवान से क्यों रोक ना सकला जोगी जी के हम देखिए पीछे कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में किसान ऐसा भी है जिसने दूध बेचने के लिए 30 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। किसान और बिल्डर जनार्दन भोईर ने डेयरी का काम शुरू किया और इसी काम के लिए उन्होंने एक शानदार हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। हालांकि अभी हेलीकॉप्टर का ट्रायल है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर गांव के आसमान पर मंडराया तो लोग हैरान रह गए और जब हेलीपैड पर उतरा तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जनार्दन भोईर ने डेयरी के लिए एक बड़ा सेटअप तैयार करवाया है। उसके पास ही करीब 2.5 एकड़ जमीन में हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड, गैराज, पायलट रूम और टेक्निकल रूम भी बनवा रहे हैं। दूध का काम पूरे देश में फैलाना है, लिहाजा किसी दोस्त ने आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की सलाह दी थी। आम्ही हेलिकॉप्टरवर उडी घ्यायचं कारण एकच होता, आमचा मेन व्यवसाय तर दुग्ध व्यवसाय, शेती हा मोठा व्यवसाय है कि सर्वात मोठा व्यवसाय तर तोच है। जनार्दन भोईर का नया हेलीकॉप्टर 15 मार्च को मिल जाएगा और कहने की जरूरत नहीं कि हेलीकॉप्टर से दूध बेचने वाले वो देश के पहले किसान होंगे। जनार्दन के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। गांव में आलीशान मकान और भिवंडी में रियल एस्टेट का कारोबार है। खेती के साथ डेयरी कारोबार में भी कदम रख दिया है। राजस्थान के जैसलमेर में किसानों ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहर में पानी की पर्याप्त मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान यहां पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे हैं और आज से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान में अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम के सामने एक बुजुर्ग मरीज यूरिन की थैली अपने हाथ लिए पैदल बाहर जाता दिखा। इतना देखने के बाद भी मंत्री जी ने कुछ एक्शन नहीं लिया और संवेदनहीन बने रहे। राजस्थान में अजमेर के नगीना बाग में एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग का वीडियो सामने आया है। यहाँ लोग अलग अलग हथियारों के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए। अभिनेता रणबीर कपूर के भाई अरमान जैन एक केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। माना जा रहा है कि अरमान से टॉप सिक्योरिटी ग्रुप के 175 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोरोना गाइडलाइन की जांच करने के लिए लोकल ट्रेन की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से फेस मास्क पहनने की अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। दोषी महिला को मथुरा की महिला जेल में बने फांसी घर में लटकाया जाएगा। फांसी कब होगी इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन फांसी घर की मरम्मत और फंदे की रस्सी का ऑर्डर दे दिया गया। 13 साल पहले अमरोहा की रहने वाली शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर बेहद निर्मम हत्या कर दी। 15 फरवरी को उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी। शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी आगरा जेल में। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की निवासी शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस अहमद, उसकी पत्नी अंजुम की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, अपनी भतीजी राबिया और भाई राशिद के अलावा अनीस के 10 महीने के बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। सभी को पहले दवा देकर बेहोश किया गया और इसके बाद अर्श को छोड़कर अन्य को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। शबनम ने अर्श का गला दबाकर, मासूम अर्श का गला दबाकर उसे मारा था।
हालांकि जांच में पता चला था कि शबनम गर्भवती थी, लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। 15 जुलाई 2010 को ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। हालांकि शबनम ने बेटे का हवाला देते हुए रहम की माफी की मांग की थी, लेकिन 2015 सितंबर में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया था। उधर महिलाओं को फांसी के लिए मथुरा जेल में 1870 में फांसी घर बनाया गया था। आजादी के बाद से इस फांसी घर में किसी को नहीं लटकाया गया है। सालों से बंद पड़े फांसी घर की मरम्मत के लिए जेलर ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। हालांकि उन्होंने शबनम को फांसी दिए जाने की जानकारी से अभी इनकार किया है। उधर अमरोहा की शबनम को फांसी देने के लिए जल्लाद पवन ने खुद को तैयार बताया और कहा कि वो 6 महीने पहले मथुरा जेल गए थे और जिस तख्त पर दोषी को फांसी दी जाती है वो टूट चुका था, लीवर जाम हो चुका था। हालांकि खबर है कि अब प्रशासन उसे ठीक करने में जुटा है। यारों को बच्चों को जो है नकलो वाटर आएगा, IGDI सकम मुख्यालय हमारे वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर, मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। करीबन मैं कोई 1 साल पहले गया था, मैंने निरीक्षण किया था। वैसे तो ओके है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा, वो भी कभी पूरी हो जाएगी। पुडुचेरी में मछुआरों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ये कहकर फंस गए कि किसानों की तरह ही समंदर के किसानों के लिए दिल्ली में अलग विभाग होना चाहिए। मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर हमला बोला और याद दिलाया कि देश में पहले से ही मत्स्य पालन विभाग है। फिशरीज डिपार्टमेंट भी उन्हीं के उसके भी इंचार्ज है। आपसे बात करते हैं गिरिराज जी, आज राहुल गांधी ने जो डिमांड की है उस पर आपका क्या रिएक्शन? उनके ज्ञान का पूरी दुनिया और भारत के लोगों ने देखा कि कितने ज्ञानवान हैं राहुल जी, जिनको पता नहीं है कि भारत में कौन कौन से विभाग हैं और फिशरी डिपार्टमेंट अलग है या इटली की तरह है। वो इटली से बाहर निकल नहीं पाते। मैं राहुल जी से आग्रह करूंगा, मुझे तो डर था कि कहीं वहां के किसान मछुआरों से ना पूछ दें कि इस पानी में कौन कौन फसल होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अगर उनको जानना है फिशरी डिपार्टमेंट, तो पहला तो मैं निवेदन करूंगा, आमंत्रण देता हूं, आए देखें। दूसरा, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसे गरीबी भी मालूम है, गांव भी मालूम है और देश का दशा और दिशा भी मालूम है। आपके नाना जी से लेकर के 1947 से लेकर के अब तक फिशरी डिपार्टमेंट का इतिहास एक लाइन में बताता हूं। केवल 100 लाख का उत्पादन पर हम पहुंचे हैं 2014 तक। और मोदी जी ने क्या किया अपने कार्यकाल में? 150 लाख तक ले गया। ये मोदी जी को अगर समझना हो राहुल जी, और प्रोडक्शन अगर कैसे गया, तो आपके नाना जी से लेकर के 14 तक केवल 3682 करोड़ का प्रोविजन रखा गया था बजट में राज्यों के साथ, और मोदी जी ने 27,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव रखा। ये मोदी जी को समझना हो राहुल जी, वो मोदी जी हवाई नहीं है। पूरे आंकड़ों के साथ आप राहुल गांधी को इनवाइट करना चाहते हैं अपने ऑफिस में? मैं पूरे आंकड़े के साथ और कृषि का भी बता देता हूँ कि जो आप भ्रम फैला रहे हैं वो कितना था। पूरे आपके कार्यकाल में 9 से 14 तक में लगभग 88,000 करोड़ का बजट था। अभी 4,87,000 करोड़ का बजट है। आप मुश्किल से 55,000 करोड़ का आपने कर्ज माफ आपके पिताजी ने की थी। हम आज 1.25 लाख करोड़ किसानों के खाते में। एक और बात यह है कि जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया हुआ, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जा रही हैं अलग अलग जगहों पर, उनको क्या कहना चाहें? क्या आप लोग समझा नहीं पा रहे लोगों को कृषि बिल जिसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है? नहीं, बड़े खानदान से हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, इन्हें खुद नहीं पता है कि कृषि बिल है क्या।
मैं कहूंगा कि हमसे ना पढ़ें, अपने पार्टी में कोई पढ़ाएगा नहीं डर से, वो किसी थर्ड से जो कानून का जानकार हो या पार्लियामेंट के किसी स्टैंडिंग कमेटी के लोगों से जो कृषि देखता है पहले पढ़ ले। ये फोटो सेशन नहीं है। कहावत है कि बुलंदियों पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों छाई मिस इंडिया 2020 की रनर अप रही मान्या सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, क्योंकि मिस इंडिया रनर अप रही मान्या सिंह मुंबई के कार्यक्रम में अपने पिता ओम प्रकाश सिंह के ऑटो से पहुंची। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी के मिस इंडिया रनर अप बनने की इंस्पायरिंग कहानी से मान्या सिंह रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई, जिसके बाद देखिए कैसे मान्या सिंह मुंबई के कार्यक्रम में अपने पिता ओम प्रकाश सिंह और मां के साथ ऑटो से पहुंची। दरअसल मुंबई के ठाकुर कॉलेज में मान्या के साथ उनके माता पिता को सम्मानित किया जाना था। बेटी की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मान्या के पिता ने एक ऑटो रैली निकाली, जिसे मान्या के पिता खुद लीड कर रहे थे। ऑटो में पीछे मान्या और उनकी मां बैठी हुई थी। इस दौरान मान्या ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और उनके सिर पर मिस इंडिया रनर अप का क्राउन भी था। सोशल मीडिया पर इस अनूठे जश्न के वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। वहीं मिस इंडिया मंच तक पहुंचने के बाद मान्या सिंह याद करती हैं कि कैसे जब उन्होंने ब्यूटी पेजेंट को चुनने की बात कही थी तो उनके घर वालों ने कहा था कि हमारे जैसे लोग सपने भी नहीं देखते हैं और तुम मिस इंडिया के बारे में सोच रही हो। क्राउन जीतने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी, बट एक चीज़ मैंने अपने बचपन से सीखा है कि अपने आप को उससे ओवरकम कैसे करते हैं। मेरा फोकस एक था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, तो मैंने अपने आप को वो हर्डल से निकाला और हर चीज़ से सीखी कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होगी तो उसको ओवरकम करके मैं उसकी पूरी कमी कैसे पूरी कर सकती हूँ। वहीं मान्या की कामयाबी देख उनके माता पिता भी भावुक हैं। मान्या के पेरेंट्स ने कहा कि जिंदगी में आई कठिनाइयों से मान्या का हौसला नहीं डगमगाया और वो अपना सपना पूरा करने में कामयाब रही। लिहाजा मान्या की कामयाबी पर ये लाइनें सटीक बैठती हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तेलंगाना के पेड्डापल्ली में दिन दहाड़े एक वकील दंपत्ति की हत्या कर दी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट में वकील जी वामन राव और उनकी पत्नी कार से जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने उनकी कार रोकी और हथियार से वार कर दोनों की हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि यह हमला बीच सड़क दिन दहाड़े किया गया, लेकिन किसी ने भी इन बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। हमला करने के बाद बदमाश दंपति के ऊपर से गाड़ी गुजारते हुए फरार हो गए। वकील दंपति की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। पुलिस ने कुछ लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। वकील दंपति की हत्या के बाद से राज्य में माहौल गरमाया हुआ। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर विरोध प्रदर्शन जारी है। मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में कांग्रेस ने विश्वासघात आंदोलन की शुरुआत की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च किया और बैनर पोस्टर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। राजधानी दिल्ली और यूपी में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी बढ़ोतरी हुई है। पहले आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, 89 रुपए 94 पैसे पेट्रोल के दाम पहुंच गए और डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी आप यहां देख सकते हैं। सबसे पहले आम लोगों से जान लेते हैं कि आखिर वो किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी है। कभी 20 पैसे, कभी 25 पैसे। आज कितने पैसे बढ़े हैं पेट्रोल में? कल था 27 पैसे था, कल 27 पैसे था, अब और बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी को आम लोग किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि आप डेली जब अपने पेट्रोल डलाते होंगे अपने स्कूटी में तो जेब पे बाहर तो पड़ता ही होगा। जी बिल्कुल, बहुत पड़ता है। अब ये क्या, आप इन्होंने रसोई गैस के भी आज इन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान में अपोजिशन सॉलिड नहीं है। अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारे डिसीजन ले लेती है। लगातार देखा जाए तो आज भी लगभग 9वां दिन है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ के जो एक पेट्रोल पंप पर हैं, यहाँ आपको पहले कीमतें दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत इस वक्त 88 रुपए 1 पैसा है
और वहीं अगर डीजल की कीमत की बात करें तो वो भी 80 रुपए 26 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पे जो मैनेजर है यहाँ के, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर कितने दिन से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग कितने दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है? लगभग एक हफ्ते के ऊपर हो गया, 9-10 दिन हो गए हैं। 9 दिन हो गए हैं। हाँ। कितनी बढ़ोतरी हो रही है रोज? लगभग 35 पैसा, 30 पैसा, 35 पैसा, 25 पैसा ऐसे बढ़ रहा है डेली। लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई का झटका लगातार आम आदमी को लग रहा है। देश की राजधानी की तस्वीर जहां हमने आपको दिखाई, तो उससे सटे यूपी के नोएडा में पेट्रोल और डीजल का क्या दाम है वो आज हम आपको दिखा देते हैं। मैं इस समय नोएडा में सेक्टर 62 के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और आप देखिए जो पेट्रोल का मीटर है वो आपको 88 रुपए 13 पैसे दिखा रहा है, यानी प्रति लीटर आपको 88 रुपए से ज्यादा आज पेट्रोल मिल रहा है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो वो 80 रुपए से ज्यादा है। 80 रुपए 38 पैसे जो है डीजल के दाम इस समय है। और जो लोग सुबह के समय अपने ऑफिस या दूसरे गंतव्यों तक जाते हैं वो इसी तरह से जो पेट्रोल डीजल है वो भरवा तो रहे हैं, मगर उन्हें एक समझौता इस समय करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़ रहा है। और वहीं चेन्नई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का ठीकरा इशारे में विपक्ष पर फोड़ा। Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ लखनऊ से 2 पीएफआई आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में आए थे। इनके निशाने पर हिंदू संगठनों के बड़े नेता थे। लखनऊ के गुंडबा थाना इलाके के पिकनिक स्पॉट से पीएफआई के सदस्यों को यूपी की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। हम लोगों ने ये पाया कि हाथरस कांड के दौरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और उसके बाद से उस समय भी हम लोगों ने पीएफआई के कुछ सदस्य पकड़े। हमने अभी तक 123 इनके सदस्य पकड़े हैं। अभी भी इनके कुछ सदस्य जेल में हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे इनके सदस्य हैं जिनकी निगरानी की जा रही है। हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट था कि कुछ लोग रेल से यहां से क्रॉस करेंगे। कोलकाता में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोलकाता में यूथ कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। लेने के लिए आपके बीच अभी हमारे के टाइगर अधीर रंजन चौधरी जी आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। कोलकाता में अभिनेता यश दासगुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें बीजेपी के बंगाल प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। और आप कान खोल के मैं आज के लिए बस इतना ही।